हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट थ्री में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और सेल थ्योरी पढ़ी थी, और हमने पढ़ा था ओवरव्यू ऑफ द सेल। और आज हम पढ़ेंगे सेल प्रोकैरियोटिक सेल। तो चलो शुरू करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, या फिर पहले के जो पुराने सेल होते हैं वो, मतलब प्रिमिटिव सेल। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या होता है कि जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं होता है। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। और न्यूक्लियस भी नहीं होता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जितने भी बैक्टीरियल सेल्स हैं उन सब की, वो फंडामेंटली सिमिलर होती है। मतलब फंडामेंटली वो एक दूसरे से सिमिलर होंगे, जितने भी बैक्टीरियल सेल यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पे ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये क्या क्या इंक्लूड करता है? ये बैक्टीरियाज को इंक्लूड करता है, माइकोप्लाज्मा को इंक्लूड करता है, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया को इंक्लूड करता है। आगे देखते हैं। आर्किबैक्टीरिया को इंक्लूड करता है और पीपीएलओ को इंक्लूड करता है। पीपीएलओ क्या होता है? प्लूरोनिमोना लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये एक माइकोप्लाज्म का ही पार्ट है, ठीक है। आगे देखो, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये स्मॉलर इन साइज होते हैं, मतलब साइज में छोटे होते हैं, इसलिए ये जो है मल्टीप्लाई भी फास्टर, मतलब जल्दी जो है ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे देखो, वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। यहाँ पे जो अलग अलग शेप्स और फंक्शंस मतलब जो काम करते हैं वो अलग अलग जो है प्रेजेंट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग शेप्स होती है इनकी। देखो, पहले 4 शेप्स हैं इनकी। रोड शेप का एग्जाम्पल क्या है? बैसिलस। बैक्टीरिया की शेप कैसी होगी? रोड शेप, ऐसी, ठीक है। स्फेरिकल शेप का एग्जाम्पल क्या है? कोकस। ऐसे से मिलेंगे, ऐसी शेप, ठीक है। ऐसी शेप के बैक्टीरियाज होंगे जिनको हम क्या बोलेंगे? कोकस बोलेंगे। आगे देखो, स्पाइरल शेप का एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरलम। इनकी शेप कुछ ऐसी सी होगी, ठीक है। आगे देखो, कोमा शेप का एग्जाम्पल क्या है? विब्रियो की शेप कैसी होगी? कोमा शेप, ऐसी शेप। ये क्या है? विब्रियो है। तो 4 शेप्स हैं: रोड शेप, स्फेरिकल शेप, स्पाइरल शेप, कोमा शेप। रोड शेप का एग्जाम्पल है बैसिलस, स्फेरिकल शेप का एग्जाम्पल है कोकस, स्पाइरल शेप का एग्जाम्पल है स्पाइरलम, और कोमा शेप का एग्जाम्पल है विब्रियो। आगे देखो, डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम कैसा है? अब देखो भाई, प्रोकैरियोटिक सेल में जो सबसे बाहर लेयर है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो लेयर है इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर होती है सेल वॉल,
और उसके अंदर होती है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, और सबसे अंदर कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये तीनों लेयर मिलके क्या बनाती है? सेल इनवेलप बनाती है। 3 लेयर है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों मिलकर क्या बनाएंगी? सेल इनवेलप बनाएंगे। सेल इनवेलप क्या है? एक सिंगल यूनिट है, एक सिंगल यूनिट है, ठीक है, जो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। और इसको हम आगे पढ़ेंगे कि सेल इनवेलप का काम क्या होता है, ठीक है। अब देखो भाई, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये अंदर की तरफ धस जाती है, इनफोल्ड हो जाती है, और उन इनफोल्डिंग्स को हम इनफोल्ड होके क्या बना लेती है? कुछ इनफोल्डिंग्स बना लेती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? जिसको हम मीजोजोम बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को। और इनफोल्डिंग्स का क्या क्या मतलब टाइप हो सकते हैं? लैमिले हो सकता है, ऐसे वेसिकल हो सकती है, या फिर ऐसे ट्यूब्यूल हो सकती है। या तो ऐसे वाली लैमिले हो सकती है, या फिर वेसिकल हो सकती है, या फिर ट्यूब जैसे ट्यूब्यूलर हो सकती है, ठीक है। आगे देखो, राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में? 70S राइबोसोम। एस क्या है भाई? यहाँ पे सेवर्ड बर्ग्स यूनिट है, सेवर्ड बर्ग्स यूनिट, या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है, या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। एस क्या है? सेडवर्ग्स यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। 70S को हम कैसे तोड़ सकते हैं भाई? 30S प्लस 50S, ठीक है। यहाँ पे मैथ मत लगाना, ठीक है, मैथ लगाने की कोशिश मत करना यहाँ पे। ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी को बायोलॉजी ही रहने दो। अब देखो, इसका एक जेनेटिक मटेरियल जो है एमवे पड़ा है, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जो यूकैरियोटिक सेल अपने होते हैं, उसमें जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के आसपास जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन यहाँ पर जो है जेनेटिक मटेरियल एवरी नेकेड पड़ा है, एवरी जो है साइटोप्लाज्म में पड़ा है। यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस वगैरह है नहीं, ठीक है। ये क्या है? डीएनए है इनका जेनेटिक मटेरियल। और इसको हम, और यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोइड और जीनोफोर है, दोनों एक ही चीज़ है, और इनको हम क्या बोलते हैं? मेन जीनोमिक डीएनए। न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर क्या है अपना? न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर क्या है अपना? मेन जीनोमिक डीएनए, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे ये है अपना प्लाज्मिड, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और ये है फ्लैजिला। और इंक्लूजन बॉडीज, ये रही। इंक्लूजन बॉडीज क्या करती है? रिजर्व मटेरियल को स्टोर करती है। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ये है अपनी पिलाई, और ये है फिमराई। हमको ये सब कुछ जो है पढ़ना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो है एक ओवरव्यू है, हमको ये सब कुछ जो है पढ़ना है, ठीक है।
चलो करते हैं शुरू। जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर होता है। डबल स्ट्रैंडेड मतलब 2 स्ट्रैंड्स है ऐसे से, और ये क्या है? सर्कुलर में है, सर्कुलर डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, और क्या है? सर्कुलर है। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियड भी बोलते हैं और फिर जीनोफोर भी बोलते हैं। न्यूक्लियड और जीनोफोर भी बोलते हैं। और ये क्या है? मेन जीनोमिक डीएनए, ये मेन डीएनए है, ठीक है। सिंगल क्रोमोसोम होते हैं इनके अंदर, इस डीएनए में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोक्रोमोसोम, ठीक है। सिंगल क्रोमोसोम होता है इस डीएनए में और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोक्रोमोसोम बोलते हैं। नेकेड डीएनए होता है यहाँ पे, मतलब मैंने बताया था ना, यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। ये बोल रहा है कि मैनी बैक्टीरिया हैव एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। बहुत सारे बैक्टीरिया है जहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। वो डायग्राम में वो ऐसा सा था ना, ऐसा सा, ये क्या है? आपका प्लाज्मिड है। ये कैसा है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। ये क्या करता है? ये क्या काम क्या है इसका? ये जो है ये भी डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर है, और ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, जैसे रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। जो रेजिस्टेंस का काम होता है, मतलब अलग तरीके के फिनोटिपिक कैरेक्टर्स जो है वो बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है। जैसे रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। अब देखो भाई, ये जो बैक्टीरिया है, ये नया बैक्टीरिया है। अब अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया इस बैक्टीरिया की वजह से, तो वो क्या करेगा? एंटीबायोटिक्स लेगा, राइट। लेकिन अगर वो एंटीबायोटिक्स बार ली गई तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है रेजिस्टेंट हो जाएगा उस एंटीबायोटिक्स के प्रति। वो एंटीबायोटिक्स उस पर काम नहीं करेगी बस आगे से, राइट। समझ रहे हो? आगे देखो, सेल इन्वेलप। आगे देखो, सेल इन्वेलप कितनी लेयर्स होती है इसके अंदर? 3 लेयर्स होती है। ये केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है और ये जो है टाइटली पैक्ड होता है, ठीक है, टाइटली पैक्ड होता है। और ये बोल रहा है ऑल 3 लेयर्स डिफर्स इन केमिकल कॉम्पोजिशन बट एक्ट्स एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ये जो 3 लेयर्स है ये केमिकली कंपोजिशन में तो अलग होती है, लेकिन ये तीनों एक साथ मिलके जो है सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह जो है काम करती है, ठीक है। आगे देखो, सबसे पहले क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइको का मतलब क्या होता है? शुगर होता है, ठीक है। ये क्या किससे बनी है? ये म्यूकस पॉलीसेकेराइड, म्यूकस से बनी है और पॉलीसेकेराइड से बनी है, जिसको हम मिलाकर क्या बोलते हैं? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ग्लाइकोकैलिक्स ग्लाइकोकैलिक्स किससे बनी है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड से। ये जो है प्रोटेक्शन में काम करती है। और क्या एक जो है जो स्टिकी कैरेक्टर है वो प्रोवाइड करती है, टेक्सचर प्रोवाइड करती है स्टिकीनेस का, ठीक है, चिपचिपा सा। ये जो है थिकनेस और कंपोजिशन में वेरी करती है। स्लाइम लेयर लूज शेड और टफ और थिक हो तो कैप्सूल। मतलब अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स है ये लेयर, और इसके ऊपर अगर ये क्या है? ये स्लाइम लेयर है, मतलब ये लूज शीट है
इसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर बोलेंगे। अगर ये जो है लूज है तो इसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे, लेकिन अगर ये टफ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है, आगे देखो। सेल वॉल, ये कौन सी लेयर, दूसरी लेयर है या फिर मिडिल लेयर है। ठीक है, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। ठीक है, और म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड, या फिर जो है म्यूरिन या फिर म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है, पेप्टिडो, पेप्टिडो में क्या आ गया, प्रोटीन आ गया। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है या फिर म्यूरिन या फिर म्यूरोपेप्टाइड की बनी होती है। और ग्लाइकन, ग्लाइकन में क्या, पेप्टिडो में क्या है, प्रोटीन है। ग्लाइकन में क्या है, शुगर है, शुगर जैसे नाक या फिर नाम। ठीक है, आगे देखो ये क्या है, सेल वॉल क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है माइकोप्लाज्मा में। मैं शुरू से बता रही हूँ, पहली वीडियोस में भी बताया था। जो सेल वॉल होती है वो माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल विदाउट सेल वॉल। ठीक है, आगे देखो फंक्शन, इसका काम क्या होता है भाई, सेल को जो है शेप प्रोवाइड करती है। सेल वॉल है, सेल को शेप प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये जो सेल वॉल क्या है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और जो है सेल को ओस्मोटिक पृष्ठ से जो है बचाती है, प्रिवेंट करती है। आगे देखो, आगे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है यूकैरियोट्स से, मतलब जो यूकैरियोट्स की जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्रोकैरियोट्स की भी लगभग वैसे ही होती है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसके साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, अब आगे देखो स्पेशल मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम। जो स्पेशल मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस हैं, इनफोल्डिंग्स मैंने बताई थी, एक्सटेंशंस मैंने बताई थी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेसोसोम बोलते हैं। ये मेसोसोम क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोट्स का। ठीक है, कैसा फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आगे देखो फंक्शंस ऑफ मेसोसोम, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक एक्शन। अब मेसोसोम क्या काम करता है, इनफोल्डिंग से, इनफोल्डिंग से तो क्या काम करेगा, सरफेस एरिया बढ़ाएगा। सरफेस एरिया किस लिए बढ़ाएगा, एंजाइमेटिक एक्शंस के लिए। ठीक है, और क्या करेगा, रेस्पिरेशन में जो है मदद करेगा। मेसोसोम में एज इन जो है माइटोकॉन्ड्रिया आप ले सकते हो। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो है मेसोसोम एक्ट करता है, रेस्पिरेशन में जो है मदद करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, डीएनए का रेप्लिकेशन होना और जो है डीएनए का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना डॉटर सेल्स में, वो भी क्या एक कौन कराता है, मेसोसोम कराता है, और सिक्रीशन भी मेसोसोम कराता है। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेसिकल और लैमिले। ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकते हैं ऐसे, वेसिकल की फॉर्म में हो सकते हैं ऐसे, और लैमिले की फॉर्म में हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, आगे देखो इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, other membranous extensions is present called chromatophores। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में जो है अलग अलग और भी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। क्रोमेटोफोर्स क्या करते हैं,
देखो क्रोमेटोफोर्स, क्रोमा, ठीक है, क्रोमा किससे रिलेट हो रहा है, फोटोसिंथेसिस से रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये क्रोमेटोफोर्स क्या करते हैं, कंटेन करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्रोमेटोफोर्स है तो फोटोसिंथेसिस होगा, अगर क्रोमेटोफोर्स नहीं है तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो, बेस्ड ऑन सेल इन्वेलप के बेस पे और रिस्पॉन्स टू स्टेनिंग टेक्निक्स, और स्टेनिंग टेक्निक्स को किस तरीके से रिस्पॉन्स किया जा रहा है। ग्राम क्लासिफाइड बैक्टीरिया इनटू 2 कैटेगरीज। जो क्रिश्चियन ग्राम थे उन्होंने बैक्टीरियाज को दो कैटेगरीज के अंदर बांट दिया। किस बेसिस पे, सेल इन्वेलप के बेसिस पे, और किस तरीके से जो है वो स्टेनिंग को टेक्निक को जो है रिस्पॉन्स कर रहे हैं उस बेसिस पे। कौन सी थी वो दो कैटेगरीज, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव जो है रिटेन स्टेन को रिटेन कर लेता है। इसका कारण क्या था, थिक सेल वॉल। इनकी सेल वॉल क्या थी, थिक थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, जो स्ट्रेन था उसको रिटेन कर लिया, क्रिस्टल वॉयलेट। और ग्राम नेगेटिव क्या करता है, ग्राम नेगेटिव क्या करता है, डू नॉट रिटेन द स्टेन, ये जो है स्टेन को रिटेन नहीं कर पाता है। सैफरन पिंक, इनका रीजन क्या था, LPS रीजन है, और ये जो है थिन सेल वॉल, इनकी सेल वॉल जो है बहुत थिन होती है। LPS मतलब लिपोपॉलीसैकेराइड, और थिन सेल वॉल। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से एक भी चीज़ समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।